देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो तेज है और ऐसे में तमाम जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने दलों के अंदर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में अब वो समय आ चुका है जब वो अपनी टिकट मांगने को लेकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन से लेकर के और तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है सोनपुर विधानसभा के संभवित प्रत्याशी डॉक्टर पंकज सिंह। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर पंकज सिंह जो युवा के आइकन तो है ही और उसके साथ साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका योगदान जो है काफ़ी उल्लेखनीय है। और इसके साथ साथ अगर इतिहास की बात करें, लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये जुड़े रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के छपरा सहित सोनपुर सहित छपरा के अंदर एक जाने माने चेहरे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? लगातार आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कैसा लोगों का ओपिनियन लग रहा है? देखिए, पहला बात क्या है कि लोगों के बीच में हम जाते नहीं हैं, हम लोगों के बीच में रहते ही हैं। क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो 2016 में हमारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वापसी हुई है और तब से हम अपने पैतृक आवास ग्राम बोहनगांवा पे ही रहते हैं 24/7। मतलब हमारा कोई शहर में कोई घर मकान है, बट हम रहते गांव पे ही हैं। और आप हमें जब अपने गांव में खोजिएगा हम आपको मिल जाएंगे। तो हम गांव में या लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये आप मेरा एक यूएसपी समझ सकते हैं कि मेरे लिए एक बहुत फायदेमंद चीज़ है कि मैं गांव में अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में और सोनपुर विधानसभा के जनता के बीच में ही मैं रहता हूं हमेशा। जिस तरीके से आपकी कार्यशैली हम लोगों को जहाँ तक पता है, पिछले कई दिनों से आपके बारे में हमने जानकारी जुटाई, उसमें पता लगा कि गांव में आप रहने के बाद में डेली सुबह कम से कम 50-100 मरीजों को देखते हैं, अपने घर पे ही उनको स्वास्थ्य की जो मेडिकल की सुविधाएं होती है उस तरीके से देते हैं। तो ये आइडिया और ये सारी चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, ये आइडिया नहीं है। आप आज के समय में देखिएगा, सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सब अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट इसके बाद लोग क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग सब चीज से परिपूर्ण हैं या फिर जिनके पास भगवान ने कुछ ज्यादा दिया है या फिर कुछ बेहतर दिया है, तो आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं? आज मैं डॉक्टरी करके और मैं शहर में रह सकता हूं, बट उससे मेरे समाज को क्या फायदा होगा, मेरे गांव को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगा नहीं, डॉक्टर का असली मतलब वही है कि अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, अपने गांव में रहकर उनका सेवा करे, जिससे हमारे परिवार के साथ साथ, हमारे घर के साथ साथ और भी लोगों को लाभ मिले। आज मान के चलिए कि कोई भी शहर में रहता है तो क्या होता है कि 8 बजे 9 बजे डिनर कर लेता है, मगर 9 से 12 बैठ के नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो देखता है, ठीक है कि नहीं? और सुबह 10 बजे उठता है। हम लोग गांव में क्या होता है कि काम वाम करके वापस लौटते हैं, 9-10 बजे भोजन करते हैं और सो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति का सोने का एक सीमा होता है, 7 से 8 घंटा। अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो इस प्रकार से आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए। हम मान के चलिए 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो प्रत्येक दिन 7 से 9 जो मेरा समय होता है, हम अपने क्षेत्र से या फिर क्षेत्र के बाहर से लगभग 5-6 जिलों के लोग वहां पहुंचते हैं। और जितनी संख्या में आए, 20 आए, 25 आए, 12 आए, 15 आए, सब लोग को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श मेरे द्वारा और मेरी धर्मपत्नी द्वारा, वो भी मेरे साथ गांव में ही रहती है। तो ये पिछले, मेरी पत्नी तो 5 साल शादी की हुई, तो 5 साल से वो दे रही है और मैं लगभग 10 वर्षों से ये सेवा निरंतर दे रहा हूं। और एक बात बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये राजनीति है, राजनीति। ये राजनीति नहीं है, ये सेवा है। और ये जब तक हमारा आखिरी सांस चलेगा तब तक मैं दे दूंगा। और ये चीज समय ही बताएगा, मैं मुंह से क्या बोलूं। बट मेरा ये मानना है कि आपके घर पे, दरवाजे पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी दुख में आ रहा है आपके पास, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि दुख में वो आपको याद कर रहा है। तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं कि लोग मुझे याद करते हैं समय पे और मैं उनके काम आ जाता हूं। जिस तरीके से जहाँ से आपकी दावेदारी की चर्चा है, जहाँ से आप टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं अपनी पार्टी से, वो सीट के बारे में उसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। लालू प्रसाद यादव की जो है राजनीतिक यात्रा सोनपुर से ही शुरुआत हुई, उसके बाद में राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव लड़ी और कई पिछले सालों से देखा जा रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे। हालांकि हाँ, कई बार सीटें बदल गई अभी राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, चाहे इस तरीके की बातें। उन सब चीज़ों के अंदर पुराना कोई राजनीतिक विरासत नहीं है आपके साथ में, लेकिन उसके बावजूद आप टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्यों सोचा आपने कि कैसे हमको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, पहला चीज समझ लीजिए, आज के समय में ना, नेता से कोई भी व्यक्ति को कुछ अपेक्षा नहीं है। उनको एक ही चीज का अपेक्षा है कि प्रॉपर ढंग से उनका मान सम्मान हो, इज्जत हो, और जब उनका सुख दुख हो आप उसके साथ रहें।
आपका बात व्यवहार बढ़िया हो। क्योंकि देखिए आजकल जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, या तो अन्न के लिए हो, या जो आपको खाने की सामग्री मिलती है, स्वास्थ्य के लिए हो, बिजली के लिए हो, सड़क के लिए हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लगभग लगभग सारी योजनाएं 80-90% सही तरीके से पब्लिक के बीच में पहुंच रहा है। तो आज के समय में लोग को क्या चाहिए, कुछ आपातकाल बनता है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा उसमें विषय है। और क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मैं गांव में रहता हूं लोगों के बीच में, तो लोग मुझे जल्दी कांटेक्ट कर पाते हैं, और मैं मेरे से जो संभव हो पाता है आज के समय में, क्योंकि देखिए आजकल बहुत पैसा होने के बाद भी ससमय आपको इलाज नहीं मिल पाता है, ससमय जानकारी नहीं मिल पाती है, ससमय कहाँ जाना है आपको पता नहीं चल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया रहा है जिससे मैं जनता से कनेक्ट कर पाया हूँ, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी पार्टी का हो। डॉक्टर का कोई मजहब कोई जात नहीं होता है, सबसे पहला चीज। तो हमने कभी डॉक्टर का भी नहीं होता है, नेताओं का भी तो नहीं नहीं, होता है। नेताओं का देखिए अभी तक तो जहां तक हम लोग मान रहे हैं होता है, और ये जनता से आप पूछ लीजिएगा, बट डॉक्टर्स का नहीं होता है। ये कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं, जो व्यक्ति आता है उनसे उनका दिक्कत तकलीफ पूछा जाता है कि भाई आपको क्या तकलीफ है, उसका निवारण जिस स्तर से जहां तक संभव किया जाता है। तो हम लोग का मेरा एक सबसे बड़ा कनेक्टिविटी लिंक रहा है कि जब उनको दिक्कत होता है तो मुझे वो याद करते हैं, और मैं अपने जितना औकात हो पाता है उत तक प्रयास करता हूं, और बहुत हद तक संभव भी हो पाया है, सफल भी हो पाए हैं। इसके अलावा दूसरा चीज क्या है कि व्यवहार और शिष्टाचार, ये हमें घर परिवार वालों से मिला है कि जो भी बड़े हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको इज्जत सम्मान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में कोई कुछ नहीं मांगता। अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना बात व्यवहार अच्छा रखिए, उनको बढ़िया से बैठाइए, दो शब्द अच्छे से बात करिए, उनको अगर संभव हो तो आप चाय नाश्ता कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो लोग की अपेक्षा है कि इतना आप उनके साथ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने अभी तक किया है तो बहुत बढ़िया, और किसी से साथ अगर नहीं कर पाया हूं तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में ये गलती मैं दोबारा ना करूं। लोकसभा चुनाव में जब मैं क्षेत्र के छपरा क्षेत्र में जब घूम रहा था, राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य काफ़ी हॉट सीट मानी गई। उस समय मैंने आपसे मुलाकात हुई थी, शायद इंटरव्यू तो मैं नहीं कर पाया था, जी, लेकिन जी। जिस तरीके से मैंने देखा कि सोनपुर विधानसभा के अंदर आप लीड कर रहे थे, राजीव प्रताप रूडी जी के लिए आप वोट मांग रहे थे और लगातार वो कनेक्ट कर रहे थे लोगों के बीच में, और उसका असर भी देखने को मिला रिजल्ट के अंदर। सोनपुर विधानसभा एक मास वोट से राजीव प्रताप रूडी को आगे लेकर के गया। तो क्या उस तरीके से जो चीज़ें आपने उस समय की लोकसभा चुनाव में, क्या वही चीज़ें देखने को मिलेंगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और माननीय सांसद जी भी पार्टी के माध्यम से लड़ रहे थे। तो हम लोग जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा था, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जी जान तन मन धन से लगे हुए थे कि किसी तरह से हमारे पार्टी का सीट निकले। बहुत संभव हम लोग इसमें सफल भी हुए। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, बट जीत 2000 का हो, 10,000 का हो या 1 लाख का हो, जीत जीत होता है। लेकिन उसके अंदर आपने बात की कि कार्यकर्ताओं की, लेकिन उसका उन सारे कार्यकर्ताओं को लीड तो आप कर रहे थे ना, मैंने तो देखिए नजदीक नहीं, से देखा। हमारे जैसे और भी बहुत से, मैं ये अकेला श्रेय नहीं लेना चाहूंगा इसका, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग थे। हाँ, हमारे युवाओं का एक दल है जिसमें हमारी अच्छी पकड़ है, और जहां तक प्रयास हो पाया अलग अलग पंचायतों पे, बूथ स्तरों पे जाके, जहां मुझे लगता था कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ त्रुटि रह गई है, अपने स्तर से जो हो पाया हमने किया। बट हमारे जैसे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्तागण लगे हुए थे, और जिस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग को छपरा सारण की सीट जीतने में सफलता प्राप्त हुई। अभी हाल फिलहाल के अंदर अगर बात करें तो अभी एनडीए की वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की काफ़ी तस्वीरें वहाँ से वायरल हुई। कई तरीके के लोगों ने आरोप लगाए, तरह तरह की बातें हुई। हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई थी और ऐसी तस्वीरें निकलने का कारण क्या था। देखिए एक बात बता दें, जब कहीं भी कोई बड़ा आयोजन होता है, ठीक है ना, अभी सोनपुर में एक तरफा एनडीए का लहर चल रहा है। आपको एक बात बता दें, पहला कारण है कि जो हमारे मान अभी प्रेजेंट में विधायक जी हैं उनका बहुत विरोध है। दूसरा कारण है बाढ़ के कारण उनके गांव में ही जो कटाव हुआ है उसके कारण भी विरोध है। तीसरा कारण ये है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी बोल सकते हैं कि 10 साल से उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है क्षेत्र में। इसके अलावा क्या है कि जो हमारी एनडीए की घटक दल है, इस बार बहुत मजबूती से एक साथ सब लोग एकत्रित हैं। और देखिए जब आप बहुत बड़े संख्या में एक जगह पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो सब बहुत सारे प्रत्याशी हैं उनके, वहां पे कार्यकर्तागण इकट्ठे थे। उसमें आप समझिए कि दो कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा बहुत झड़प हुआ था, और वो भी 1 से 1.5 मिनट में शांत हो गया।
बट आजकल सोशल मीडिया का युग है, तिल को तार बनाने में बहुत समय नहीं लगता है, तो बहुत कुछ विशेष नहीं हुआ था। और हम पहले भी इस चीज को मन से भी बोले हैं, मीडिया के माध्यम से भी बोले हैं कि कोई भी कार्यकर्ता आपस में अपना रिश्ता खराब नहीं करे। सारे के सारे नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं, इस बात को आप कोट कीजिए। सारे के सारे नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबका एक दूसरे से अच्छा शिष्टाचार है, व्यवहार है, सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते हैं, बतियाते हैं। तो आप अपना व्यवहार खराब ना करें, सबसे आग्रह है, जितने भी हमारे एनडीए परिवार के लोग हैं, सब लोग से आग्रह है, एकत्रित रहें, एकजुट रहें, एक साथ रहें। इस बार हम लोग किसी भी हाल में भाजपा का सीट सोनपुर से निकालने जा रहे हैं। तो जीतने तो जा रहे हैं, आपने तो ये दावा कर दिया, लेकिन साथ में आप ही के दल के अंदर चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। पुराने लोग जो है, अगर बात करें कि इससे पूर्व विधायक जो रह चुके आपकी पार्टी के विनय सिंह जी, दो बार विधायक है, उन्होंने तो बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी हराने का काम किया था, वो भी दावेदारी में है। उसके अलावा कई ऐसे घटक दल के भी नेता हैं जिनके पोस्टर्स, बैनर्स आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ, उन सब गठबंधन, सिर्फ आपके गठबंधन में ये कैसे माना जाए कि पंकज सिंह ही टिकट के दावेदार है, आपको टिकट मिलेगी, क्योंकि चुनौती तो आपके दल में भी है। देखिए क्या होता है ना, जब कंपटीशन होता है ना, अच्छा होता है। ये एक आप समझिए कि पॉजिटिव साइन है सोनपुर के लिए कि आपको आज के समय में विकल्प मिल रहा है, और बहुत सारे विकल्प हैं। अब रह गया ये नेतृत्व कौन करेगा, किसके हाथ में सिंबल जाएगा, ये पार्टी संगठन डिसाइड करेगा, ये हम व्यक्ति विशेष डिसाइड नहीं करेगा। पार्टी डिसाइड करेगा या संगठन डिसाइड देखिए, पार्टी संगठन सब एक हैं, आप बात समझ लीजिए। संगठन, पार्टी, फिर शीर्ष नेतृत्व, ये तीनों मिलके बैठती हैं, अलग अलग स्तर का इसमें कमेटी बना गठित है, उसके आधार से एक निर्णय लिया जाता है कि इस बार किनके माध्यम से ये सीट को जीता जा सकता है, किनके नेतृत्व में जीता जा सकता है। पार्टी को जो बेहतर लगेगा, जिन्हें वो टिकट देगी, हम लोग सारे प्रत्याशी उनके पीछे खड़े होकर और उनको जिताने का मेहनत और काम करेंगे। या मैं हूं, या कोई दूसरा हो, या कोई तीसरा हो, जिनको भी टिकट मिलेगा सब लोग एकत्रित होकर लड़ेंगे। सोनपुर का एक इतिहास रहा है, एक पौराणिक इतिहास रहा है, और उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं सोनपुर के अंदर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी क्या ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो सोनपुर को अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि पटना के नज़दीक है बिल्कुल, और कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो पटना के अंदर से ही पटना में जाने में जितना टाइम नहीं लगता, उतनी देर में सोनपुर से लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सोनपुर के अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आती है जो होनी चाहिए या हो जानी चाहिए थी अब तक? कुछ ऐसी नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहला चीज है, आपने बोला कि सोनपुर को क्या होना है। सबसे पहले तो हम लोग पटना से इतने नजदीक हैं, मुझे लग रहा है कि पटना के सबसे नजदीक अगर कोई विधानसभा है 4.5-5 किलोमीटर पे, तो हमारा सोनपुर है। तो माने चलिए कि सोनपुर को क्या मिला पिछले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब हम लोग का मांग है, व्यक्तिगत मेरा मांग है कि सोनपुर को ग्रेटर पटना में इन्वॉल्व किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि देखिए, आज आपने दिल्ली, नोएडा, एनसीआर जो देख रखा है, आप उसके तर्ज पे हम चाहते हैं कि सोनपुर को भी पटना के, ग्रेटर पटना के तर्ज पे इनको एक सरकार द्वारा घोषित किया जाए कि भाई सोनपुर विधानसभा को हम लोग ग्रेटर पटना घोषित करते हैं। इससे हमारे क्षेत्र का विकास, ठीक है 2 महीने में, 4 साल में नहीं होगा, बट आने वाले 2 दशकों में इतना ज्यादा विकास होगा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोनपुर के कनेक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि देखिए कोई भी जगह तब बड़ा होता है जब उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, या वो रेल के माध्यम से हो, या वो एयरपोर्ट के माध्यम से हो, या वो सड़क के माध्यम से हो। तो देखिए, अभी मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं नहीं, तो मेरी जहां तक हैसियत है, हम लोगों ने शटल बस सेवा की मांग की है कि हमारे सोनपुर विधानसभा में दिघवारा से नया गांव, गोपालपुर, मादल्ली चक, गोविंद चक और जेपी सेतु होते हुए गांधी मैदान तक ये शटल बस सेवा शुरू की जाए। क्योंकि देखिए, जब तक सुचारू ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ना उधर के लोग इधर आ पाएंगे, ना इधर के लोग उधर जा पाएंगे। कोई भी कार्य के लिए, छोटा मोटा काम हो, किसी को चिकित्सीय काम हो, किसी को व्यापारिक काम हो, या किसी को घूमने का ही हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। कुछ हद तक कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था कोरोना काल में, कुछ ट्रेनों को वापस से चालू किया गया है। कुछ ट्रेनों का मांग है, जैसे दिघवारा से कुछ ट्रेनों की मांग है कि पटना तक जाए, सोनपुर से कुछ ट्रेनों की मांग है कि पटना तक जाए, और वो भी समय पे जाए। जैसे सुबह में जो ऑफिस आवर होता है उस समय जाए, और शाम में जब ऑफिस खत्म होता है उस समय लौट के आए। इस तरह की मांगे हैं। कुछ मांगों पे विचार किया गया है, कुछ मांगों को मान लिया गया है, और कुछ मांग विचाराधीन है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग को मौका मिलेगा तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग सफल कराएं। और शटल बस सेवा की मांग हम 2022 से कर रहे हैं,
उम्मीद करते हैं कि ये सब हमारे विधायक, अगर मौका मिलता है विधायक के रूप में हम लोग को सदन में पहुंचने का, 6 महीने के अंदर इसको कार्यरत कराएंगे। चलिए, सोनपुर सहित पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? अपना एक कोई मैसेज आपने कुछ सोच रखा है, कुछ उस तरीके की बात तो आप देखिए, आज भी एक बात मैं बताते चलूं कि पूरे बिहार का कोई मुद्दा रहे चाहे नहीं रहे, समय 2 मुद्दे हमेशा रहेंगे, 2-3 मुद्दे। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है नशा मुक्ति। क्योंकि ये देखिए, स्वास्थ्य, अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका शिक्षा बहुत अच्छा होगा, और कोई व्यक्ति शिक्षित है तो कभी भी नशा को नहीं अपनाएगा। ये मैं हर बार बोलता हूं, और इस चीजों को कहीं ना कहीं स्कूल, जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उस स्तर पे इसका जो ज्ञान है टीचर्स को, बच्चों को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे कि नहीं भाई ये चीज अच्छा नहीं, ये चीज खराब है, उनको उसी समय से हमको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि ये आपके लिए लाभदायक है और ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना, शिक्षित रहना और नशा से दूर रहना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मुझे जब मौका मिले तो अपने क्षेत्र में इस तीनों चीज पे बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर सकूं। ऑलरेडी इसका सिस्टम बना हुआ है, बट फंक्शनल बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जब मौका मिलेगा तो प्राइमरी स्कूल स्तर पे हम लोग इसको हर एक स्कूल बाय स्कूल इसको संचालित करेंगे, और शिक्षकों के माध्यम के द्वारा या फिर समाज सेवी जो है उनके माध्यम द्वारा, या जो ऐसा नशा मुक्ति का जो केंद्र है उनके माध्यम द्वारा, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग एनजीओज हैं उनके माध्यम से हम लोग सब लोग में जागरूकता पैदा करेंगे कि आप स्वस्थ कैसे रहिए, स्वस्थ रहने से शिक्षित कैसे होइएगा, और शिक्षित रहिएगा तो ऑटोमेटिक आप नशा से दूर रहिएगा। ये विषय पूरे बिहार में चलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, सड़क आता जाता रहेगा, बट जब ये चीजें सही रहेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में आप एक मूलचूल परिवर्तन देखेंगे, और इससे आपको भविष्य में 1-2 दशक में बहुत ज्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगा। सोनपुर की तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। हमेशा जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है, सबलपुर एक आपके विधानसभा क्षेत्र का एक है, वहाँ हमेशा कटाव होता है, और कटाव इस तरीके से होता है कि कई लोगों के आशाएं तक खत्म हो जाते हैं। हमेशा ये बातें रहती है, लोगों की मांगे रहती है, आक्रोश भी होता है, लेकिन वो चीज़ें स्पष्ट तौर पर निकल के सामने नहीं आती है। इन सब चीज़ों से कैसे बचने का कोई प्लान है, या क्या कमियां रह गई है कि कटाव इतने वृहद स्तर पर होता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सोनपुर जो है अपना एक, कहीं ना कहीं देखिएगा तो पूरा गंगा नदी के तट पे बसा हुआ विधानसभा है, और बहुत ज़्यादा इलाका, और खासकर ज़्यादा जो आप समझिए बहुसंख्यक लोग जो हैं वो ज़्यादा आपके गंगा नदी के तट पे। इवन मेरा गांव भी जो है वो एकदम नदी किछार जो बोलते हैं ना, उसी पे है। इवन हमारा जो पुराना घर था वो कटाव में ही बह गया था, आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। रह गया बात कि जहाँ तक मुझे याद है 1990 से हम लोग सुन रहे हैं कि भाई बाढ़ तो हर साल आवले, काट के फसल के, पशु के, 200 तरह का बीमारी दे के चला जाता है क्षेत्र को। बट इस पे काम क्या हुआ? तो 30 साल से हमारे क्षेत्र में, आपको ये बहुत जगह हम बोल चुके हैं, 30 साल से हमारे क्षेत्र में रिंग बांध का मांग चल रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि अभी तक ये मांग पे क्या कार्य हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, और कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, कि बहुत सारा फंड अलॉटमेंट हुआ था, बट वो फंड खर्च कहाँ हुआ? खर्च हुआ तो जमीनी स्तर पे कुछ दिखना चाहिए हमको, मुझे तो नहीं दिखता है। और आप भी इस पत्रकार हैं, आप भी इस पे कहीं ना कहीं रिसर्च करिए और देखिए, पता करिए कि कुछ हुआ है क्या। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत करोड़ों की काम आई थी, रिंग बांध बना है, बट फिर से कटाव में चला गया। देखिए, मुझे अगर मौका मिलता है विधायक बनने का तो सदन में पहला मांग सोनपुर में रिंग बांध और सोनपुर को ग्रेटर पटना बनाना, ये मेरा प्रमुख तौर से रहेगा। और दुर्भाग्य एक बात का है कि जो हमारे प्रेजेंटली विधायक जी हैं, रामानुज राय जी, हम लोग के अभिभावक हैं, बड़े हैं, चाचा जी हैं, वो 10 साल से विधायक हैं। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पूछा कि अगर उन्होंने सदन में मांग किया है, तो एक पत्रकार महोदय ने उसका पोस्ट किया कि उन्होंने मांग किया है। कब किया है? तो 2018 में किया है। ठीक है, उसका वीडियो हम देखे हैं, तो 2018 में किया। चलिए भाई, तो आपको लग रहा है कि रिंग बांध एक छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगवाना है, रोड बनवाना है, ये वो चबूतरा बनवाना है, ये आप एक बार मांगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिहार सरकार ने इसको नजरअंदाज किया, प्रतिनिधि के तौर पे जनता आपको चुनकर भेजा है, तो आपको इस पे प्रतिबद्धता के तौर पे हमेशा लगते रहना चाहिए, और प्रत्येक दिन आपकी मांग होनी चाहिए कि रिंग बांध अभी तक क्यों नहीं बना, इसका क्या आकलन हुआ, इस पे क्या आपका जवाब है, उत्तर दीजिए।
बिहार सरकार ने क्या इस पे स्पष्टता दी है वो बताइए, पब्लिक के बीच में जाइए कि हमने मांग किया मगर नहीं मिला। एक बार मांगने से आपको रिंग बांध छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लगभग 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और बिना रिंग बांध के कभी भी हम लोग सोनपुर को बाढ़ मुक्त नहीं कर सकते हैं और बिना सोनपुर बाढ़ मुक्त हुए कभी विकासशील नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए रिंग बांध अति आवश्यक है। और सम्बलपुर की जो बात कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे जो देखा है, 2 महिलाओं, हमारी माताओं को जान भी गंवाना पड़ा है दीवार गिरने के कारण, वो क्या है? वो आप समझिए कि जो विधायक जी हैं हमारे उसी क्षेत्र के हैं, उनका गांव भी सम्बलपुर है, बट जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक वो उस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए हैं। तो मैं क्या बोलूं, ये एक समझिए कि एक ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे पता नहीं जज नहीं हो पा रहा है कि क्या बोला जाए उनको, कि उनका क्या है। ठीक है, आप वहां के नेता नहीं हम समझ गए, बट वहां के बेटा तो है ना। बेटा के रूप में तो आप जा सकते थे, लोगों को संवेदना दे सकते थे, आश्वासन दे सकते थे कि चलो ये बार ना हो, अगला बार एक मजबूती से उठाएं, मगर ये बातों को भी नहीं रखा गया। और पेपर में आया कि कुछ मांगों को अधिकारियों द्वारा यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। कहाँ दी गई है? आधिकारिक चिट्ठी लाइए ना उसका। अगर दी गई है तो आधिकारिक चिट्ठी पेश कीजिए। अगर आपने 2018 में मांग किया सदन में, उसके बाद आपने कब किया? उसके पहले आपने कब किया? क्योंकि आप 3 टर्म विधायक रहे हैं, मतलब 15 साल। तो 30 साल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें 15 साल आपके खाते में गया है। तो आपने कब मांगा? और कोई व्यक्ति 15 साल में अगर एक बार रिंग बांध की मांग कर रहा है तो मुझे उनके नीति और नियत दोनों पे शक है। कि कोई व्यक्ति आज घर में बच्चा के वो साइकिल भी चाह ली ना, तब बाबूजी से 15 बार मांगा ली ना, तब कान पे री जाके जू रेंगल तब ओकरा मिलल साइकिल। यहाँ तो रिंग बांध मांगल जाइत हवे। तो ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे पूरा किया जाए। हम जनता से वादा करते हैं, अगर बिहार ठीक है एनडीए सरकार इस बार बन रही है, अगर मुझे विधायक बन के मौका मिला सदन में जाने का, मैं सरकार के सामने सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि भैया सोनपुर को रिंग बांध मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं देगी रिंग बांध तो मैं पूरे सोनपुर की जनता के बीच में मैं अपने सरकार के साथ विरोध में खड़ा रहूंगा कि नहीं, हमें सोनपुर, क्योंकि जनता के लिए हम है ना, हम जनता से हैं। तो जनता और हम, अरे हम भी तो जनता का एक ग्रुप है ना। आज हम विधायक जी से भी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मांगे भैया, हम भी वोटर हैं। ठीक है, आपको हम नहीं दिए होंगे वोट, मगर आप मेरे विधायक हैं। मोदी जी को सब लोग वोट नहीं दिया, मगर प्रधानमंत्री सबके ना है, तो वैसे ही विधायक जी हमारे भी हैं। तो हमें हक है क्वेश्चन करने का। और वो इस बात को बहुत स्पष्टीकरण अभी तक दिए नहीं है। मैं बोलूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे एक बार पूछिएगा कि आपने सदन में जो क्वेश्चन किया उसका क्या आंसर आपको मिला बिहार सरकार से, उसको सार्वजनिक करिए। और आपने कितना बार क्वेश्चन किया इसको भी सार्वजनिक करिए, क्योंकि इतना छोटा सा मांग नहीं है कि एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये दुर्भाग्य है हमारे सोनपुर का कि हमारे बीच ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने गांव के बेटा हैं और नेता भी हैं क्षेत्र के, बट फिर भी अपने गांव को नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसको हम दुर्भाग्य बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर पंकज सिंह है, जिन्होंने अपनी तमाम बातें हमारे साथ में शेयर की और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोनपुर पटना के नज़दीक है, वो आधारभूत सुविधाएं जो अभी तक सोनपुर को नहीं मिली है, अगर भविष्य में पार्टी इन पर भरोसा जताती है और आने वाले समय में ये चुनाव लड़ते हैं, तो सबसे पहले तो चुनाव में सीट जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे और फिर उसके बाद में सोनपुर का वो गौरवशाली इतिहास जो रहा है उसे फिर से वापस करने का काम करेंगे। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।